नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंटिन्यू पिछले सेशन से। और पिछले क्लास में मैंने अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के बारे में बात करी थी, है ना। और कुछ उसमें अनुच्छेद 19 का थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, ठीक है। तो उसको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में मैंने आप लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बता दी थी, और उसमें से एक स्वतंत्रता नहीं लिखवाई थी, जो कि थी आपकी 19(1) क्लॉज जी, वो एफ, ठीक है। तो एफ के बारे में अब आप जान लीजिए। तो हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 19 की आधारभूत बातें, ठीक है। अनुच्छेद 19 की आधारभूत बातें अब क्या क्या हैं इसमें देखेंगे आप। सबसे पहले आपका आएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 जी, ठीक है। इसके तहत क्या था? इसके तहत आपका संपत्ति का अधिकार था, और चूंकि संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार ना हो कि अब ये विधिक अधिकार बना दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 19(1) जी को अनुच्छेद 19 के जो 6 लगातार स्वतंत्रताएं हैं उनमें से हटा दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे कि अनुच्छेद 19(1) क्लॉज जी जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो आपको मैंने इसीलिए 19(1) क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी बताया था, डी और एफ बताया था, लेकिन जी नहीं, उसमें जी का कॉलम मैंने छोड़ दिया था। वो इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये आपका विधिक अधिकार में बना दिया, मूल अधिकार से हटाकर ये अब विधिक अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो है आपकी 19(1) जी के तहत मूल अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का क्लॉज जी के तहत मूल अधिकार है, ठीक है। ये केस आया था साकल पेपर बनाम भारत संघवाद, ठीक है। इसमें आया था, एक किस केस के तहत है? केस है साकल पेपर बनाम
ठीक है। एक केस आया था साकल पेपर बनाम भारत संघवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को मूल अधिकार माना है। ठीक है, तो इसको आप अनुच्छेद 1(1) के तहत मूल अधिकार माना जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता को, और केस है आपका साकल पेपर बनाम भारत संघवाद। ठीक है, एक और केस आया था टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम NTAL। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 2 के तहत प्रेस के विज्ञापन पर भी रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा केस भी नोट कर लीजिए, ये भी काम आ सकता है आपका। दूसरा केस था आपका टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम NTAL। टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम NTAL। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत प्रेस के विज्ञापन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रेस के विज्ञापन पर रोक का क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेस के विज्ञापन पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद आपका हुआ 19(2). ठीक है, और प्रेस की स्वतंत्रता को मूल अधिकार माना गया था अनुच्छेद 19(1) के तहत। ठीक है, और इसमें जो केस था वो था साकल पेपर बनाम भारत संघवाद। ठीक है, उसके बाद आपका बोलने का अधिकार और चुप रहने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार माना जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। का मतलब ये है कि अगर आपसे किसी बात को पूछा जा रहा है और आप बोल नहीं रहे, चुप रह रहे हैं, इसका मतलब आप उसे मूक समर्थन कर रहे हैं। अर्थात आप बोल रहे हैं लेकिन मूक समर्थन, बिना बोले उस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो वो आपका चुप रहने का जो अधिकार है वो बोलने के अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में बढ़ लेते हैं। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि कोई आदतन अपराधी हो, ठीक है, और या फिर कोई वेश्या हो, तो उसे किसी भी स्थान पर
कोई आदतन अपराधी हो या कोई वेश्या हो, उसे किसी भी स्थान पर रहने के लिए या निवास करने के लिए मना किया जा सकता है। ठीक है, एक केस आया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्याबाद। उसमें ये कहा गया था कि आदतन अपराधी हो या वेश्या हो, इन्हें किसी क्षेत्र पर निवास करने से रोकना ये कोई मतलब ये मूल अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसलिए ये एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक उचित कदम है। इसलिए इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया हुआ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। आदतन अपराधी कौमा वेश्या को किसी भी स्थान पर निवास करने से रोका जा सकता है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 19 में ये आपका मूल अधिकार है कि आप किसी भी अपराधी, किसी वेश्या को किसी भी स्थान पर निवास करने से रोक सकते हैं, वो भी ऐसा स्थान जहां पर सामाजिक सौहार्द बिगड़े। ठीक है, यानी कि जहां आपको इस चीज़ का खतरा लगता हो कि इसके रहने से यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, तो आप इसे अनुच्छेद 19 के तहत इसे आप निवास करने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो केस आया था उत्तर प्रदेश सरकार बनाम कौशल्याबाद। उन्नीस सौ 64। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम कौशल्याबाद 1964 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए उठाया गया कदम है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आप किसी भी आदतन अपराधी या वेश्या को किसी भी स्थान पर निवास करने से रोक सकते हैं। ठीक है, और ये बात कही गई थी उत्तर प्रदेश सरकार बनाम कौशल्याबाद 1964 में, और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ऐसा करना, कैसा करना, आदतन अपराधी और वेश्या को किसी स्थान पर निवास करने से रोकना, ऐसा करना किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए उठाया हुआ कदम है। ठीक है, तो ये था आपका आदतन अपराधी वाला। और अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है फुटपाथ पर व्यापार। फुटपाथ पर व्यापार करना भी आपका एक मूल अधिकार है। ठीक है,
ठीक है। फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है और इसके लिए एक केस आया था कि साधेन सिंह बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल। ठीक है। केस था आपका साधेन सिंह बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल। साधेन सिंह बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल बोर्ड में, बोर्ड के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर व्यापार करना मूल अधिकार माना जाएगा। ठीक है। तो फुटपाथ पर जो व्यापार था वो भी अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार माना जाएगा। ठीक है। ये भी आपका अनुच्छेद 19 के ही तहत है। अनुच्छेद 19 के तहत आदतन अपराधी या वेश्या को भी आप किसी स्थान पर निवास करने से रोक सकते हैं। ये आपको मूल अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार भी आपको अनुच्छेद 19 मूल अधिकार देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है। तो संपत्ति का जो राष्ट्रीयकरण है वो भी आपका अनुच्छेद 19 के तहत है। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे लिखते हैं। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 के तहत राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी संपत्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से अधिग्रहण करके उस पर कोई भी व्यापार कर सकता है। ठीक है।
अनुच्छेद 19(6) क्या कहता है? व्यापार या वाणिज्य स्वयं कर सकता है। ठीक है। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण भी अनुच्छेद 19 के ही तहत है, और अनुच्छेद 19(6) जो है वो राज्य को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या किसी निजी संपत्ति, ठीक है, किसी भी संपत्ति से मतलब है कि सार्वजनिक या निजी, ठीक है, किसी भी संपत्ति से मतलब है वह किसी भी संपत्ति यानी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर सकता है, यानी कम थोड़ा भी ले सकता है या पूरी तरह से उसका अधिग्रहण कर सकता है, और अधिग्रहण करने पर उस पर कोई भी व्यापार या वाणिज्य अपना खुद का लगा सकता है, यानी खुद का व्यापार या वाणिज्य कर सकता है। जैसे सरकारी मिल लगा दे, या सरकारी कारखाना लगा दे, या सरकारी कोई भी आपका उद्योग धंधा लगा दे, तो वो आपका उसे अनुच्छेद 19(6) के तहत पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। वो किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति का अधिग्रहण पूर्ण या आंशिक रूप से कर सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी अनुच्छेद 19 की कुछ महत्वपूर्ण बातें, है ना। और इसमें जो केस आया था वो था आपका मोहनलाल बनाम राजस्थान। ठीक है, इसमें जो केस आया था वो था आपका मोहनलाल राजस्थान बनाम मोहनलाल बाद 1971। जो केस था वो था आपका राजस्थान बनाम मोहनलाल वाद 1971। ठीक है, एक और केस आया था हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघवाद। ठीक है, जिसमें ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 है आपका हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघवाद। संवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहा, भ्रामक विज्ञापन या जादू टोना या जादू उपचार जैसे कोई भी प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपका अनुच्छेद 19 के तहत है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, आपत्तिजनक। ठीक है, आपत्तिजनक विज्ञापन का प्रचार नहीं कर सकते। तो ये था आपका 19 की कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बातें जो क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। एक बार पूछा गया था कि आपत्तिजनक विज्ञापन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रोका गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, और इसका केस था हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघवाद। ठीक है, इसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते, जादू टोना वाला विज्ञापन नहीं दे सकते, जादू उपचार का विज्ञापन नहीं दे सकते, आपत्तिजनक विज्ञापन का प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 19। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 19 के तहत आप सरकार जो है वो आपकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है, उसे कहते हैं आपका अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध का आरक्षण, यानी अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण। ठीक है, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण। तो जो अपराधों का दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण है, इसको 3 नियम से हम लोग जानते हैं। एक है आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ठीक है, दूसरा है आपका दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा है आपका जो कहते हैं आत्म अभिसंशय से संरक्षण। ठीक है, तो इन 3 नियमों को हम विस्तार से जानते हैं। अभी कोशिश करते हैं आप लोगों को पूरी तरह विस्तार से समझाने की, और समझ में भी आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि आपको समझ में आता होगा। और जो भी बात समझ में ना आती हो तो आप हमें कमेंट पे बता दिया करें, उसको मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके तहत हम तीन प्रकार के अधिकारों का अध्ययन करेंगे। पहला है आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा है आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, फिर दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा है आपका आत्म अभिसंशय से संरक्षण। ठीक है, संशय गलत लिख गया। आत्म अभिसंशय से संरक्षण। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, कार्योत्तर विधि से संरक्षण।
कार्योत्तर विधि से संरक्षण से संबंध हमारा जो मतलब है वो है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उस पर विधि द्वारा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक विधि द्वारा उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक आरोपी को दोष से जो दोष के दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक, कब तक दोषी नहीं मानेगा, जब तक उस दोष के लिए विधि द्वारा वह दोषी ना माना गया हो। जब तक कि उस पर लगाए गए आरोप विधि द्वारा साबित नहीं हो जाते। ठीक है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण की बात करें तो इसमें एक सीधी सी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर लगाया गया आरोप जो है वो विधि द्वारा साबित नहीं हो जाता, अथवा जो उसने आरोप किया है, जो उसने कृत्य किया है, उस कृत्य से किसी विधि का उल्लंघन ना हुआ हो। अगर किसी विधि का उल्लंघन करता है और वो साबित हो जाता है तो वह दोषी माना जाएगा, अन्यथा वो किसी भी विधि का उल्लंघन करे और वो साबित ना हो तो वो दोषी नहीं माना जाएगा। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि अपराध तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, है ना। जीव हत्या सभी करते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो जीव हत्या करते हैं वो दोषी हो जाते हैं और कुछ जीव हत्याएँ ऐसी होती हैं जिनमें किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे मान लो नॉन वेजिटेरियन जो है ना, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, है ना, या तो उनको मारना ही तो है, तो ये भी जीव हत्या हुई। और यहीं आप किसी मोर को पत्थर भी मार के देख लो तो अपराध माना जाता है। तो विधि के तहत जो भी आपका कानून विधि का उल्लंघन जहाँ पर होता है वहाँ अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो आप दोषी माने जाएंगे, अन्यथा जब तक विधि का उल्लंघन ना हो तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। ठीक है। बात समझिए, जैसे मान लो घर में सांप निकल आया तो सांप को क्या छोड़ेंगे, मार देंगे। बिच्छी निकल आए, बिच्छू को मार देंगे, है ना। तो वो आपका विधि का उल्लंघन नहीं है, उसके तहत आप दोषी नहीं हुए। लेकिन अगर मान लो मोर आपके घर आता है, ठीक है, और मोर को आप मार दो तो वो कानून के तहत आपने विधि का उल्लंघन कर दिया, यानी आप दोषी हो गए। ठीक है। आप हिरण मार दो, आप दोषी हो गए, क्योंकि जो कानून में जिसको रक्षित किया गया है उसके लिए आप अपराध नहीं कर सकते। अगर आपने उसके लिए अपराध करने की कोशिश की तो आप दोषी माने जाओगे। ठीक है। और अगर नॉर्मली अपराध करते हैं हम लोग, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसमें कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि
आपकी सिस्टर या मेरी सिस्टर मुझे बिना बताए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने के चली गई, तो और हम ढूंढते हुए उसे वहाँ पहुँच गए, तो जब वो सिनेमा हॉल से निकली तो मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया कि तू मुझे बिना बताए क्यों गई थी। लेकिन आपने अपनी बहन या मैंने अपनी बहन को तो मार दिया, तो क्या उसके साथ जो सहेलियाँ थीं उनको थोड़ी ना आप मार सकते हो, है ना। अपनी बहन को मारना, उसे डांटना, ये आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर आपने दूसरे की सिस्टर को मारा या उसकी सहेली को मारा तो ये आपका विधिक उल्लंघन हो गया, ठीक है, यानी कि आप अपराध के दोषी हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सही से समझें कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण से मतलब यही है कि आप विधि के अंतर्गत रहते हुए उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने विधि का उल्लंघन करते हुए दोषी पाए गए तो आप दोषी हैं, और अगर विधि के अंतर्गत उल्लंघन नहीं किया तो आप दोषी नहीं हैं, जब तक आप पर दोष का सिद्ध नहीं हो जाता। दोष जब आप पर सिद्ध हो जाएगा तभी आप दोषी माने जाओगे। तो ये है आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, दोहरे दंड से संरक्षण। लिख लिया होगा आप लोगों ने। दोहरे दंड से संरक्षण से मतलब ये है कि आप एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंडित किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक अपराध के लिए आप दूसरी बार भी दंडित किए जाएं, ऐसा नहीं होगा। एक अपराध अगर आप करेंगे तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंडित किए जाएंगे, दूसरी बार उस अपराध के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसको जो कहते हैं डबल ड्यूपार्डी, ठीक है। इसको लिखते हैं, कहीं कहीं डबल जियोपार्डी लिख के आता है, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब होता है डबल जियोपार्डी, और इसके लैटिन भाषा में इसको कहते हैं नेमो डेबिट प्रोडेम कॉज, नेमो डेबिट प्रोडेम कॉज बिस बेक्सारी, ठीक है। नेमो डेबिट प्रोडेम काज बिस बेक्सारी, ठीक है। इसको लैटिन शब्द इसका जो है दोहरे दंड से संरक्षण को लैटिन में कहते हैं नेमो डेबिट प्रोडेम कॉज बिस बेक्सारी, ठीक है। तो ये आपका लैटिन शब्द हो गया, ये हिंदी शब्द हो गया, वो इंग्लिश शब्द हो गया। कहीं कहीं पर नेमो डेबिट प्रोडेम कॉज बिस बेक्सारी लिख कर आ जाता है और बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये आखिर क्या भला है, ठीक है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा,
तो ये रहा आपका दूसरा क्लॉज जो अनुच्छेद 20 के तहत है, कौन सा? दोहरे दंड से संरक्षण। और दोहरे दंड से संरक्षण का इंग्लिश वर्जन है डबल ज्यूपार्डी, और लैटिन में से कहते हैं नेमो डेबिट प्रोडेम काज बिस बेक्सारी। अब चूंकि इंग्लिश मेरी इतनी मजबूत नहीं है तो मैंने हिंदी में लिख दिया, आप लोगों को इंग्लिश आती हो तो लिख लेना, ठीक है। चलिए, अब आपका अगला है आत्म अभिसंशय से संरक्षण। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हटा देता हूँ। आत्म अभिसंशय से संरक्षण, इसका मतलब है कि कोई भी न्यायालय या जो आपका कोर्ट है, ठीक है, या न्यायालय है, कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई केस किसी के लिए किसी के खिलाफ जारी किया गया दायर किया गया है, तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आपके खिलाफ ये केस दायर किया गया है और आप अपना अपराध स्वीकार कीजिए, ठीक है। यानी कि खुद की के लिए दोषी सिद्ध करने के लिए खुद को अपराध जो है खुद का स्वीकार नहीं कराया जा सकता, उसको स्वयं को अपराध, कोई भी न्यायालय किसी भी अपराधी को स्वयं का अपराध सिद्ध नहीं करवाएगा। यानी कि जो जिसे कहते हैं कि बाध्य नहीं करेगा कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। आत्म अभिसंशय से संरक्षण का मतलब है कि कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अपराध उस पर सिद्ध किया जाएगा एविडेंस के आधार पर। अगर एविडेंस के आधार पर अपराध सिद्ध होता है तो वो अपराधी होगा, अगर एविडेंस के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं होता है तो कोई भी न्यायालय उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकता और ना ही उस पर दबाव डाल सकता है कि आपने अपराध किया है और आपके खिलाफ अपराध करने का केस दायर हुआ है तो आप अपराध स्वीकार कर लीजिए, वो नहीं कह सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। ये जिसको कहते हैं दबावपूर्ण अपराध स्वीकार करवाना। एक केस आया था नंदिनी बनाम भारत संघवाद में, दबावपूर्ण जो अपराध सिद्ध करवाने के लिए से संरक्षण किसी भी अपराधी को दिया गया था, ठीक है। और लास्ट में आपको एक इसमें नोट लगा के लिखिए, ये लिख लिया होगा, चलिए। अनुच्छेद 20 को
अनुच्छेद 20 में भूतलक्षी विधि को अपनाया गया है। और भूतलक्षी विधि क्या होती है कि लिख लेते हैं भूतलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि ऐसी है कि जब कोई भी विधि अपराधियों के लिए जब कोई भी विधि अगर आज बनाई गई है, ठीक है, और उससे पहले से जो कैदी हैं उनको अगर लाभ मिलता है तो उन्हें उसका लाभ दिया जाएगा। अगर वह पहले के अपराधियों पर हानि करती है तो उन पर लागू नहीं होगी, ठीक है, उसे ही कहते हैं भूतलक्षी विधि। तो देखिए, ऐसी विधि जिसके निर्माण से पहले के अपराधियों जिसके निर्माण से पहले के अपराधियों को लाभ मिलता है तो यह विधि पहले वाले अपराधियों पर लागू होगी यदि हानि करता है तो यह विधि वर्तमान के अपराधियों पर ही लागू होगी, ठीक है। यह आपकी भूतलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि है ऐसी विधि जिसके निर्माण से पहले वाले अपराधियों को भी अगर लाभ मिलता है तो वह विधि पहले वाले अपराधियों पर भी लागू हो जाएगी। यदि पहले वाले अपराधियों पर हानि करती है यानी पहले वाले अपराधियों को नुकसान होता है उससे, तो वह पहले वाले अपराधियों पर लागू नहीं होगी, जो वर्तमान में अपराधी हैं उन्हीं पर लागू होगी, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 20। अब कल आपको अनुच्छेद 21 के बारे में विस्तार से बताएंगे क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।